देखो, सो नाउ आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या होगा, देखो ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। एपीआई और पीआई क्या होता है, सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि पीआई और एपीआई क्या होता है। ठीक है, तो देखो ऐसे एक्सप्लेन करोगे कि भाई देखो जैसे ये हमारा की मैप है, तो वन वन और वन यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसकी पेयरिंग करी। ठीक है, और इसके साथ इसकी पेयरिंग करी। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों जो कहलाएगा ये पी आई वन और पी आई टू कहलाएगा, मतलब पी आई वन और पी आई टू। ठीक है, अच्छा, अब इस पेयरिंग में देखो, इस पेयरिंग में ये वाला वन दो बार आ रहा है, दो बार आ रहा है, तो ये नहीं लेंगे। ये वाला वन एक बार इसका सिर्फ हो रहा है, तो इसलिए ये ईपीआई वन कहलाएगा, इसका ईपीआई वन। ठीक है, और ये वाला जो कहलाएगा ये भी कहलाएगा, क्योंकि इसका ये वाला वन जो है एक ही बार आ रहा है पेयरिंग में, तो ये भी ये ईपीआई टू कहलाएगा। मतलब इस वाले इस क्वेश्चन में ईपीआई दो 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 ईपीआई है, दो पीआई है। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने सबसे पहले क्वाड कर लिया, चार का ग्रुप बना लिया, उसके बाद इसका ग्रुप बनाएंगे। देखो, पी आई वन हो गया क्वाड्स, पी आई टू, पी आई थ्री, पी आई फोर और पी आई फाइव। एक बात याद रखिएगा कि ये बन गया। ठीक है, तो कितने पी आई बने, पी आई फाइव बने। पी आई फाइव क्यों बने, क्योंकि एक पी आई ये हो गया और बाकी चार जो बने हुए हैं। ठीक है, पी आई फाइव हो गया। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी आप ये चार में, जब भी चार में आप चारों की ग्रुपिंग कर दिए, तो अब जो है ये वाली ग्रुपिंग आपको नहीं करनी है। ठीक है, फिर ये दो दो की ग्रुपिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये समझिए, ये तुमने बना दिया, अब ये पी आई चार हो गया। अब इससे तुमको ये एक्सप्लेन करना है कि इसमें ईपीआई कौन कौन से हैं। तो भाई देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये वाला वन जो है सिर्फ एक बार ग्रुपिंग हुई है, इस वाले वन की भी सिर्फ एक बार ग्रुपिंग हुई है, इस वाले वन की भी सिर्फ एक बार ग्रुपिंग हुई है, इस वाले वन की भी सिर्फ एक बार ग्रुपिंग हुई है। चारों वन की चूंकि एक बार ग्रुपिंग हुई है, तो इसलिए जो है ईपीआई, जिसको हम क्या कहेंगे कि ईपीआई जो है इसका फोर है। फोर क्यों है, क्योंकि इनमें चार ऐसे वन हैं जिनकी सिर्फ एक बार ग्रुपिंग हो रही है, एक बार ग्रुप में आ रहे हैं। और बाकी ये चार तो क्या है, दो बार ग्रुप में आ रहे हैं, क्योंकि एक बार चार चार वाला जब हम बना रहे थे तब भी उसमें आ गए थे, और एक जब हम दो बार वाला बना रहे हैं तब भी आ गए। तो दो बार आ गए तो ये पीआई नहीं हो सकते, ये केवल केवल क्या होंगे, सिर्फ पीआई होंगे। लेकिन अगर अगर ये एक बार आए, जैसे ये वाला वन एक बार आया है, एक बार आया, एक बार आया, एक बार आया, तो ये ईपीआई चार ईपीआई कहलाएंगे। ईपीआई चार हो जाएगा और पीआई जो होगा वो पांच हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी। ठीक है, आप क्वेश्चन पे वो करिए, ये बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा कि ये बनाना पड़ेगा, एक के मैप बनाना पड़ेगा। अच्छा, जब के मैप बनाए तो हमेशा याद रखें, ये 0 1 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10, ये चार इसका ये तरीका होता है नंबरिंग का, किसका, के मैप का। ठीक है, तो ये समीशन का मतलब क्या होता है, जहां जहां ये लिखा हुआ है वहां वहां उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, वन पुट करना पड़ेगा। वन पुट करना पड़ेगा, तो हमने इसके करस्पॉन्डिंग वन पुट कर दिया। ठीक है, अब बात बारी आती है कि ग्रुपिंग कैसे करेंगे। ग्रुपिंग ऐसे करेंगे कि देखो, सबसे पहले इसको ग्रुपिंग कर दिया तो ये पी आई वन हो गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर पी आई टू कैसे आया, पी आई टू आया है इसका, पी आई टू कैसे आया है देखो, पी आई ये हो गया, सबसे पहले इसकी ग्रुपिंग हुई, ये है पी आई वन। फिर इसकी ग्रुप, फिर इसकी और इसकी ग्रुपिंग हुई, इसकी और इसकी ग्रुपिंग हुई, ये हुआ पी आई टू। ठीक है, उसके बाद पी आई थ्री, पी आई थ्री कैसे आया, ये चार की ग्रुपिंग कर दी गई, ये चार की ग्रुपिंग करी गई तो पी आई फोर बन गया, इसकी की गई पी आई फाइव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या, अब इसकी इसकी करोगे, इसकी और उसकी करोगे तो भी कोई पी आई बनेगा, पी आई सिक्स बनेगा। ठीक है, ये पी आई वन हो गया इस तरीके से, फिर ये पी आई फाइव हो गया। तो और दूसरा हुआ है इसका और इसका, इसका और इसका जब तुम ग्रुपिंग करोगे तो ये पी आई थ्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब तीसरा पी आई, ये चारों का करोगे तो ये पी आई फोर हो जाएगा। ये करोगे इसका इसका और इसका करोगे तो ये पी आई फाइव हो जाएगा। ठीक है, इसका इसका करोगे तो ये पी आई सिक्स, तो ओवरऑल अगर तुम देखोगे तो सेवन पी आई बन रहे हैं। अब इनमें से आपको वो देखना है कि एक कुछ ऐसे बन होंगे जो सिर्फ एक बार ग्रुपिंग बना रहे होंगे, तो समझ रहे, एक ही बार, जैसे ये वाला वन, अगर ये वाला वन अगर आप देखें, सिर्फ एक बार ग्रुपिंग बना रहा है और दूसरे की कभी किसी से ग्रुपिंग नहीं बना रहा है, तो इसके लिए ये वाला पीआई को हम ईपीआई बोल देंगे। लेकिन बाकी बाकी दूसरा जो है वो ये वाला वन है। अगर आप इस वाले वन को देखें, सॉरी ये वाला वन है, इस वाले वन को अगर देखा जाए, इस वाले वन को अगर देखा जाए, तो सिर्फ एक बार ग्रुप बना रहा है ना, सिर्फ एक बार ग्रुप बना रहा है, बाकी बार ग्रुप नहीं बना रहा है। इसलिए ये पीआई ईपीआई टू हो जाएगा, दूसरा ईपीआई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक बार ग्रुपिंग में आ रहा है, दोबारा नहीं आ रहा है। ठीक है, सो सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिस, कि हमारे पास टू ईपीआई है और सेवन पीआई। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर एक्चुअली।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 68। 68 में क्या है कि करंट पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन 2 ओम रेसिस्टर। तो इसके लिए सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे। नोडल एनालिसिस क्या करेंगे, यहाँ से करंट बहे, यहाँ से करंट बहाओ, यहाँ से करंट बहाओ और यहाँ से करंट बहाओ। तो वी ए माइनस 28 वोल्ट बाई 4 ओम प्लस वी ए बाई 2 प्लस वी ए माइनस 7 बाई 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जीरो, ये इधर जीरो हो जाएगा। यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, वी ए आ जाएगा। वी ए निकालने के बाद यहाँ से जो करंट, ये ग्राउंड होगा, तो जहाँ से जो करंट बहेगी वो 8/2 = 4 एम्पियर के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इट वॉज इजी क्वेश्चन। फिर आता है क्वेश्चन ये 69 डायरेक्ट क्वेश्चन था कि डिस्टेंस रिले प्रोडक्शन यूज होता है किसके लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 70। 70 में क्या है, ये किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एक्स टाइम एक्स कॉस ऑफ आई अपन एक्स ऐसा कॉस ऑफ आई पी आयरन प्लस एक्स स्क्वायर पी कॉपर के बराबर होता है। तो कॉपर लॉस एट हाफ लोड विल बी गिवन एज 1/2 का होल स्क्वायर इनटू, ये देखो कॉपर लॉस क्या दिया है भैया, फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है, लेकिन ट्रांसफार्मर को ये हाफ लोड पे ऑपरेट करा रहा है। फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है लेकिन ट्रांसफार्मर को ये हाफ लोड पे करा रहा है, तो कॉपर लॉस होगा क्या होगा, 1/4 टाइम हो जाएगा फुल लोड कॉपर लॉस का। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन क्योंकि देखो इफिशियंसी किस पे पूछ रही है, 0.5 पे पूछ रही है कि भाई हाफ लोड पे क्या होगा इफिशियंसी, तो ये 0.5 हो जाएगा, ये ओवरऑल रेटिंग हो जाएगा, और कॉस फाइव जो होगा वो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, और आयरन लॉस जो होगा ये डिपेंड नहीं करता, आयरन लॉस जो होगा वो जो निकल गया जो फुल लोड पे होगा वही भी हाफ लोड पे भी होगा, तो आयरन लॉस विल रिमेन कांस्टेंट, तो आयरन लॉस जो होगा वो वही होगा। तो क्या है, ये एस टाइम पी आयरन लॉस प्लस एक्स स्क्वायर पी ऑफ कॉपर लॉस। ठीक है, ये आ जाएगा, आयरन लॉस 400 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पी ऑफ कॉपर जो निकाला गया यहाँ से वो 400 आएगा, मतलब हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना हो रहा है आप ये निकालेंगे यहाँ से। कैसे निकालेंगे, 1/2, मतलब जिस लोड, जैसे कि अगर ये कहता है कि भाई 1/3 पे हो रहा है, 1/3 पे रेटिंग निकालो, तो यहाँ क्या कर देते हैं, 1/3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 1/3 पे ऑपरेट करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी जो आएगी वो ये आएगी, ये एक्स जो होता है ये होता है फ्रैक्शन ऑफ लोड, किन फ्रैक्शन ऑफ लोड के लिए आप यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो अगर यहाँ पर ये बोलता है कि भाई हाफ लोड नहीं, अगर 1/3 लोड पे कर रहे हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स को 1/3 पुट कर देते हैं, और कॉपर लॉस क्या हो जाता है, 1/3 का होल स्क्वायर इनटू फुल लोड कॉपर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इट विल बी गिवन ऐसे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 71 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 71 में क्या कह रहा है कि यार ये मतलब इसमें एमवीए कांस्टेंट है, सिर्फ वोल्टेज को बदला जा रहा है। अगर एमवीए कांस्टेंट है और सिर्फ वोल्टेज को बदला जाए तो आप ये करेंगे, केवीए ओल्ड केवीए न्यू क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा 1.1 हो जाएगा, इंक्रीज कर रहा है इतने से, तो केवीए न्यू जो हो जाएगा आपका, ये तो फॉर्मूला मैं अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो केवीए न्यू जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ओल्ड जो होगा वो 0.2442 होगा। ठीक है, तो और ये चूंकि सेम है तो ये दूसरे से कट जाएगा, तो दो राइट आंसर फॉर दिस 0.2। आई होप दिस इट इज क्लियर, इजी क्वेश्चन था। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि यार ये थ्री फेज 6 पल्स डायोड ब्रिज रेक्टिफायर है, इतना अप्लाई किया जा रहा है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकालो। तो इसका किसी भी 6 पल्स डायोड रेक्टिफायर का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज दिया जाता है वो दिया जाता है 3 मैक्सिमम लाइन वोल्टेज अपन पाई। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, 3 मैक्सिमम लाइन वोल्टेज बोल रहा है। मैक्सिमम लाइन वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन यहाँ क्या दिया हुआ है, ये आरएमएस, एक तो आरएमएस दिया हुआ है और दूसरा फेज वोल्टेज दिया हुआ है, तो इन दोनों को कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे भाई, पहले तो लाइन वोल्टेज बनाने के लिए ये फेज वोल्टेज दिया हुआ है, इसको लाइन वोल्टेज बनाने के लिए तुम √3 से मल्टीप्लाई करोगे, और ये आरएमएस दिया हुआ है मैक्सिमम बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये हुआ 3 × पाई ये देखो √3 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये मैक्सिमम बन जाए, और √3 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये लाइन बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से निकालोगे तब जाके तुम्हारा आंसर जो आएगा वो होएगा 300। ठीक है, याद रखना इस जो फॉर्मूले में ये कौन सा वोल्टेज होता है, ये तो पहली बात तो मैक्सिमम होता है, और दूसरी बात लाइन होता है, मैक्सिमम लाइन वोल्टेज होता है। ठीक है, दिया क्या है फेज वोल्टेज, तो यहाँ से आपको ऐसे निकालना है। ठीक, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 73। 73 का कंसेप्ट बस इतना लगेगा कि यार किसी भी ऐसी सिस्टम में अगर आप पावर निकालोगे, ठीक है, पावर जो होता है किसी भी ऐसे सिस्टम के लिए वो क्या होता है, वी आर एम एस का होल स्क्वायर अपन आर के बराबर होता है, और हाफ ब्रिज के केस में वी आर एम एस जो होता है वो BS/2 के बराबर होता है। हाफ ब्रिज के केस में जो आर एम एस होता है वो BS/2 के बराबर होता है, तो 24 हो जाएगा। सो पावर विल बी गिवन एज वी आर एम एस होल स्क्वायर अपन आर। तो अब पी कितना है, 240 है, आउटपुट पावर कितना है 240। ठीक है, 240 इंटू वी आर एम एस दिखाया देखो यहाँ पे, यही याद रखना है। याद रखना ये चूंकि हाफ ब्रिज है इसीलिए हाफ ब्रिज के केस में आर एम एस वोल्टेज जो होता है वो VS/2 के बराबर होता है, वो VS/2 के बराबर होता है। तो ये VS/2 के बराबर 24 हो जाएगा, ये 24 होल स्क्वायर, तो यहाँ से तुम्हारा आर आ जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है कि वी आर एम एस होगा ये VS/2 के बराबर होगा, और पावर हमेशा वी आर एम एस होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 74। इस क्वेश्चन में आपको इनवर्स जेड लेना है, जैसे ये दिया हुआ है,
तो जेड ट्रांसफॉर्म लोगे दोनों साइड और इनिशियल कंडीशन जब तुम पुट करोगे, क्योंकि सारी इनिशियल कंडीशन जीरो दी रखी है, तो आप जब इसके जब इसका सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जेड की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे वाई ऑफ जीरो का भी कुछ टर्म आता है, लेकिन इसको जीरो लेना है क्योंकि यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व किया गया, यहाँ से जो आपका फाइनली फंक्शन है वो ये आया सॉल्व करके। इट वॉज नॉट दैट मच इजी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल। आपको ये याद रखना है कि ये याद रखना है कि जब y ऑफ m -2 होगा तो ये z की पावर -2 हो जाएगा, ये होगा तो ये z की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x1 होगा तो z की -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको y z x याद रखना है, ये आएगा आंसर। ठीक है, सो आंसर इज सी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 75। 75 क्या है, इसका बूस्ट कन्वर्टर। इट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन कि किसी भी बूस्ट कन्वर्टर के केस में आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला जो होता है वो 1/1 के बराबर होता है। मतलब वी आउटपुट जो होता है, वी आउटपुट फॉर अ बूस्ट कन्वर्टर इज गिवन एज 1/1 - d into v input। ठीक है, सो थैंक यू फॉर सीइंग दिस ऑल दिस DMRC सीरीज क्वेश्चन। अदर क्वेश्चन इज नॉट टेक्निकल, 75 क्वेश्चन आए थे। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कि अगर ऐसा लगता है कि दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो प्लीज राइट इट इन माई कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।